हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं मेरे होम साइंटिस्ट। आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी स्टूडेंट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत ही बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हर जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि होम साइंस एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। तो हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ते हैं और हर ब्रांच इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, तो हम एनाटमी पढ़ रहे हैं। एनाटमी में आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रही हूँ, जहाँ मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा चुकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा चुकी, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ा चुकी हूँ कि कैसे कैसे गैमेट्स बनते हैं, मेल में स्पर्म कैसे बनता है, फीमेल में ओवम कैसे बनता है। इन दोनों प्रोसेस की बात हम कर चुके हैं। मैं आपको जेनेटिलिया एक्सटर्नल इंटरनल फीमेल का दोनों बता चुकी हूँ। ठीक है, फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया का क्या स्ट्रक्चर है, इंटरनल क्या स्ट्रक्चर है। तो जिनमें स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, आप जाइए पीछे की क्लासेस को लगाइए, आपको पूरी डिटेल्ड स्टडी करने के लिए मिल जाएगी और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये डायग्राम बनाया है। हालांकि इस पर तो हम बाद में आएंगे, अभी तो बहुत कुछ और जानना बाकी है इसके लिए, ये तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट कह सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है फीमेल की, ह्यूमन फीमेल की बॉडी में। ठीक है, मेल में कोई भी साइकिल नहीं आता, ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। फीमेल में आपके साइकिल आता है, फीमेल प्राइमेट्स में साइकिल आता है, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा। और एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ आपके हर महीने जो है आपके ये साइकिल आता है। कब से? जब प्यूबर्टी हिट कर जाती है एक लड़की, एंड 45 to 50 ईयर्स की एज तक जो है आपके ये साइकिल एक फीमेल में आती है। एक फीमेल फर्टाइल हो सकती है, फीमेल की वो रिप्रोडक्टिव एज है, ऐसा समझ लीजिए। जबकि मेल में हमने क्या पढ़ा था कि 80 ईयर्स का भी मेल हो जाता है, तब भी उसमें स्पर्म बनते रहते हैं। बट फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। फीमेल की ओवरीज जो हैं वो फीटल स्टेज में ही काम करना स्टार्ट कर देती हैं। ये चीज़ हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। चलो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं छोटा सा, और मैं आपको एकदम से रिकैप से ले आती हूँ यहाँ तक, और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, लाइव चैट में कनेक्ट कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो। एंड होम साइंटिस्ट प्लैनेट जो है, जहाँ पर सारे मेरे होम साइंटिस्ट काम करते हैं, बहुत सारे एडमिन्स काम करते हैं, पोल बनाते हैं, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। लेकिन हाँ, ये एक रिक्वेस्ट है कि आप जब उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें कि आप भी वहाँ पर काम कर पाएँ। 2 पोल एटलीस्ट आप भी वहाँ पे बना के डालें, इससे आपके अंदर की कैपेसिटी जो है वो डेवलप होगी। ठीक है, तो इतना ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं एक रिकैप देती हूँ आपको, हमने अभी तक पढ़ा क्या है। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। मेल रिप्रोडक्टिव में आपने क्या क्या जाना? मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में जाना, जो कि टेस्टीज है। ठीक है, फिर आपने क्या जाना? मेल के उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे स्पर्म बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया क्या है, आपने मियोसिस माइटोसिस दोनों डिवीज़न के बारे में जाना। ठीक है, फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पे आए, तो फीमेल में हमने इंटरनल जेनेटिलिया के बारे में जाना, एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में जाना। एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो फीमेल का बाहर से दिखता है, जिसे हम एक नाम देते हैं, वल्वा बोलते हैं। ठीक है, एंड इंटरनल जेनेटिलिया जिसमें यूटेरस होता है आपके, और 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, 2 ओवरीज होती हैं। ठीक है, यूट्रस है, देन सर्विक्स है, देन वजाइना है, तो ये सब उसके इंटरनल जेनेटिलिया में थे। फिर हमने जाना कि कैसे फीटा जो ओवरीज हैं वो वर्क करती हैं। तो लास्ट वीडियो में क्या जाना था हमने कि जब एक फीमेल फीटल स्टेज में होती है, ठीक है, फीटल स्टेज मतलब एक बच्ची है, भ्रूण है, फीटस है, खुद माँ के गर्भ में है, तभी से उसकी जो ओवरीज हैं वो क्या करने लगती हैं, वो वर्क करने लगती हैं। एंड ओवरीज जो हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल की बॉडी में। ठीक है, मेल की बॉडी में टेस्टीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि टेस्टीज में टेस्टोस्टेरोन बनता है, टेस्टीज में ही आपके जो है स्पर्म बनता है, हार्मोन्स भी बनते हैं, एंड आपके गैमेट भी बनता है। सिमिलर फीमेल्स में ओवरीज में गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट होता है ओवम। ठीक है, जो ओव्यूलेशन के टाइम पर जो निकलता है वो ओवम नहीं होता, वो सेकेंडरी oocyte होता है, बट जनरली बुक्स में लिख देते हैं बट सेकेंडरी oocyte होता है। बट फीमेल का जो गैमेट है वो क्या है? ओवम है। और ओवम जो है वो ओवरीज में इसकी बनने की प्रक्रिया जब फीमेल फीटल स्टेज में होती है, खुद भ्रूण होती है, खुद एक फीटस होती है, माँ के गर्भ में होती है, तब से स्टार्ट हो जाती है। हमने पढ़ा कि लाखों फॉलिकल्स लेकर के एक फीमेल जो है वो पैदा होती है, प्राइमरी फॉलिकल्स लेकर के। ठीक है,
प्राइमरी फॉलिकल क्या है? ओवरीज में बहुत सारे फॉलिकल हैं, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, ठीक है, फॉलिकल का विकास। फॉलिकल पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनता है, फिर जाके फाइनली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है, जो कि आपके फटता है, जिसके बर्स्ट होने पर, जिसके आपके फटने पर जो है ओवम सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। और ये साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हम पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ नॉट ओनली मेंसेस आ जाना, ब्लीडिंग आ जाना इज़ नॉट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अगर आप लोग क्या समझते हैं केवल जो ब्लीडिंग हो रही है, वजाइना से जो ब्लड बाहर आ रहा है उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बहुत सारी फेजेस होती हैं स्टूडेंट, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फेजेस में डिवाइडेड है। फेजेस मतलब ये फेज होगा, ये फेज होगा, ये फेज होगा, ये फेज होगा, एज ए फेजेस में डिवाइडेड है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो केवल ब्लड का आ जाना वजाइना के थ्रू बाहर आपको जो दिखाई देता है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं बोलते, वो तो केवल एक फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। मैं क्या बता रही थी? हाँ, तो ओवरीज काम करती है। ओवरीज में हमने पढ़ा था प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं। कैसे बनते हैं प्राइमरी फॉलिकल? जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte कैसे बनता है? फीमेल की बॉडी में ओगोनिया सेल्स पाए जाते हैं जो कि स्टेम सेल्स होते हैं, और वो अपने जैसे सेल्स को आगे बनाते रहते हैं। स्टेम सेल क्यों है? क्योंकि उन्हें अपने जैसे सेल्स को बनाने होते हैं, समसूत्री विभाजन होता है। अगर वही आगे बढ़ के ओवम बनाने लगेंगे तो फिर ख़त्म हो जाएंगे, तो पीछे ओवम कौन बनाएगा, ठीक है, या स्पर्म कौन बनाएगा? फिलहाल फीमेल जब फीटस, जो माँ के गर्भ में जब वो फीटस होता है, तभी उसके ओवरीज क्या करती हैं? उसके ओवरीज में जो ओगोनिया सेल होता है वो क्या करता है? बहुत सारे सेल्स को बनाने लगता है, समसूत्री विभाजन करके, माइटोसिस करके। फिर जो बनते हैं स्ट्रक्चर, जो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वो बनते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte हम उसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि फाइनली अब वो जाकर के आगे डेवलप होंगे, उनमें मियोसिस होगा। ओवम एंड स्पर्म्स आर हैप्लॉइड सेल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, LT ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंड आपको पता होना चाहिए। ओवम एंड स्पर्म आर हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैप्लॉइड सेल? हैप्लॉइड सेल कौन सी होती हैं? ओवम होता है एंड स्पर्म होता है। फीमेल का ओवम एंड मेल में स्पर्म जो है हैप्लॉइड सेल है। दैट इज़ यहाँ पे केवल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जब ये 23 स्पर्म के 23 ओवम के दोनों मिल जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो जाइगोट बनता है। एंड जाइगोट इज़ अ डिप्लॉइड सेल। जाइगोट इज़ अ डिप्लॉइड सेल, यहाँ लिख देती हूँ, डिप्लॉइड। एंड ह्यूमंस की बॉडी में केवल यही 2 सेल होते हैं, फीमेल में ओवम, मेल में स्पर्म, जो कि आपके हैप्लॉइड सेल होते हैं। हैप्लॉइड सेल मतलब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस 2 फेजेस में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अर्धसूत्री विभाजन 1, अर्धसूत्री विभाजन 2। और अर्धसूत्री विभाजन जो है वो आपके जनन कोशिकाओं में ही होता है। एंड ओवम एंड स्पर्म्स आर गैमेट्स। ओवम और स्पर्म जो है वो जनन कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये दोनों हैप्लॉइड सेल हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिए। ये प्रश्न LT ग्रेड में पूछा जा चुका है, आगे आपको TGT PGT में भी देखने के लिए मिल सकता है। जाइगोट पे लास्ट TGT में भी क्वेश्चन था कि जाइगोट क्या है। जाइगोट एक न्यू सेल है, एक डिप्लॉइड सेल है, एक टोटीपोटेंट सेल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटीपोटेंट सेल? टोटीपोटेंट सेल हम उसको कहते हैं जिसके अंदर कैपेसिटी होती है एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की, ठीक है। जब मैं फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगी तब इसकी बात करूंगी, फिलहाल आपको पता होना चाहिए जाइगोट इज अ न्यू सेल, जाइगोट इज अ डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड क्यों हो गया? क्योंकि माँ से 23 क्रोमोसोम मिल गया, पापा से 23 क्रोमोसोम मिल गया और इसके 46 क्रोमोसोम्स कंप्लीट हो गए, अब ये डिप्लॉइड सेल हो गया। जबकि माँ का ओवम और पिता का स्पर्म जो है वो क्या है? हैप्लॉइड सेल है। दोनों में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 गुणसूत्र हमें माँ से मिलते हैं, 23 गुणसूत्र हमें पिता से मिलते हैं, ठीक है। तब जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉइड सेल बनता है। एंड जाइगोट इज अ न्यू सेल, एक सिंगल सेल होता है, न्यू सेल होता है एंड इज अ टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल, इतनी चीज़ समझ में आ गई। जो प्राइमरी oocytes थे वो धीरे धीरे करके डिवीज़न करते हैं, ठीक है। उनमें धीमे धीमे करके जो है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्राइमरी oocyte के चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर आ जाती है। ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर आ जाती हैं तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? प्राइमरी फॉलिकल कहलाता है। फिर ये फॉलिकल के ऊपर FSH वर्क करता है। अब बस वही सब मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि कैसे ये काम होता है। FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और जो कि आपके पिट्यूटरी से रिलीज होता है।
है। चलिए आप उसी को पढ़ते हैं। पहले उतना समझ लीजिए, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा होता चला जाता है, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल बनता है, टर्शरी से फाइनली हमें मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल मिलता है जो कि रप्चर होता है, जिसमें से ओवम रिलीज होता है। ओवम न कह करके उसे सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब हम अपने टॉपिक पर आ गए, क्योंकि हमें जानना होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। इसमें आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली जो है चेंजेस है, किस में चेंजेस आना है, ओवरीज में चेंजेस आना है एंड यूट्रस में चेंजेस आना है। फीमेल की ओवरीज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसी के साथ साथ फीमेल के यूट्रस में भी चेंजेस आते हैं। इन दोनों चेंजेस को ही मिला करके, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली इन दोनों में चेंजेस आते हैं। ठीक है, क्या चेंजेस आते हैं, क्यों चेंजेस आते हैं, ये हम पढ़ेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं, ज़रा सा यहाँ पर ये सब रब कर दूँ, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, स्टार्ट तो है ही, मैं आपका एक रिवीजन करा रही थी। आई होप आपको रिवाइज हो गया होगा जो मैंने बताया है, और इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुख्य सेविका का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें भी ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा एंड लाइफ टाइम हेल्प करेगा। जब कभी भी टीचर बन जाओगे, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए खड़े होगे ना, तो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। दे आर वेरी क्यूरियस, उनको बहुत क्यूरोसिटी होती है जानने की कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों। तो इतने तो प्रिपेयर हो जाओ कम से कम कि उनके क्वेश्चंस को आंसर कर सको। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल्ड स्टडी कराती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप पढ़ के एग्ज़ाम पास कर लें, इसलिए कि आप आने वाली जनरेशन को इतना समझा सके, इतना बता सके। हर किसी तक हम नहीं पहुँच सकते, तो कुछ तक आप पहुँच जाइए और आप उनको इतना समझा दीजिए। ठीक है, उनकी क्यूरोसिटी को, उनकी जिज्ञासा को, जो स्पेशली होम साइंस फील्ड में है लड़कियाँ, उनको आप बता सकें, उन्हें आप समझा सकें। ठीक है, चलिए अब होता क्या है, पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है आप इसका मीनिंग लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। मैंने बताया बहुत सारे चेंजेस आते हैं फीमेल की ओवरीज में एंड फीमेल के यूट्रस में। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें मेंस्ट्रुअल साइकिल को, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, साइक्लिक चेंजेस इन फीमेल बॉडी पर मंथ। लिखिए डेफिनेशन इसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन लिख लीजिए। इसको कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, तो साइक्लिक चेंजेस इन फीमेल बॉडी पर मंथ। अब बच्चे कहते हैं मैम हिंदी में बता दिया करो। भाई हिंदी की बुक खोल के देख लेना, कोई भी आपको अगर हिंदी के वर्ड समझ में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है, उसको हिंदी में भी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम लिखा हुआ था। ठीक है, हिंदी में भी एज इट इज़ हिंदी में भी यही लिखा हुआ था। अब इसका मतलब क्या है, साइक्लिक चेंजेस इन फीमेल बॉडी पर मंथ। फीमेल के शरीर में हर महीने जो परिवर्तन आते हैं, जो साइक्लिक परिवर्तन आते हैं, उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। हमें क्या दिखाई देता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप हिंदी में मासिक धर्म बोल सकते हैं। ठीक है, पीरियड्स बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं पीरियड्स आ गए हमारे, क्योंकि ये हर मंथ आते हैं। और हमें इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमें इसमें ब्लड देखने के लिए मिलता है। वजाइना से कुछ ब्लड और फ्लूइड बाहर आता है, उसी को हम मेंस्ट्रुअल ब्लड बोलते हैं, या मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका एक फेज़ है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, साइक्लिक चेंजेस इन फीमेल बॉडी पर मंथ। अब ये चेंजेस कैसे आते हैं, हाउ, कैसे चेंजेस आते हैं फीमेल की बॉडी में, हर महीने क्या होता है ऐसा जो चेंजेस आते हैं, उसको अब आप जानेंगे। ठीक है, ये लिख लिया डेफिनेशन। देखिए कैसे चेंजेस आते हैं। सभी को पता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि भाई फीमेल की बॉडी जो है, एक फीमेल की बॉडी वो फीटल स्टेज में इतना कुछ कर लेती है कि जब वो जन्म लेती है तो वो लाखों फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स लेकर के पैदा होती है। लेकिन प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी कब आती है एक फीमेल में, 12 से 13 साल की एज में प्यूबर्टी आती है, लड़के में भी लड़की में भी। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है जो कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, और इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड लगी होती है। ठीक है, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं, और ऊपर होता है हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है। हाइपोथैलेमस बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है पूरी बॉडी पर अलग अलग फर्क करने के लिए। उसमें से एक हार्मोन है GnRH जिसको वो रिलीज करता है। ठीक है, क्या रिलीज करता है, GnRH। तो पहले हम हाइपोथैलेमस बनाएंगे। ठीक, ये हाइपोथैलेमस है और ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपके हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से
hypothalamus and this is pituitary. This is anterior portion. एंटीरियर मतलब अग्रभाग है पिट्यूटरी के दो भाग होते हैं, अग्रभाग एंड पश्च भाग, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। अग्रभाग को एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं और पीछे वाले भाग को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। पोस्टीरियर मतलब ये पीछे की तरफ है, पश्च भाग है पिट्यूटरी का। हाइपोथैलेमस क्या करता है, प्यूबर्टी के टाइम पर हाइपोथैलेमस से गोनाड्स को डेवलप करने के लिए, गोनाड्स मतलब आपके यही ओवरीज एंड टेस्टीज, फीमेल्स में ओवरीज, मेल में टेस्टीज को डेवलप करने के लिए, फीमेल में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए, मेल में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए। फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना, ठीक है, फीमेल में ये साइकिल आ जाना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना, प्यूबिक हेयर अकर्स होना, ओके, और उनकी जो है ये यूट्रस का डेवलपमेंट होना, क्योंकि भाई आगे चल के एक फीमेल को क्या होता है, माँ बनना होता है, तो उसकी बॉडी एक बच्चे को पैदा करने के लिए तैयार होने लगती है, धीरे धीरे करके उसको तैयार करती है उसकी बॉडी। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाड्स को गोनाडोट्रोपिन रिलीज करने के लिए, गोनाड्स को डेवलप करने के लिए गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। हाइपोथैलेमस से निकलता है आपके जीएनआरएच फुल फॉर्म आप लिख लेंगे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके दो हार्मोन रिलीज होते हैं गोनाड्स को डेवलप करने के लिए, जिसका नाम है FSH एंड LH। इज इट विजिबल टू यू, सबको विजिबल है ना, यस, क्लियरली, ठीक है। FSH एंड LH रिलीज होते हैं। ये FSH एंड LH जो हैं ये फीमेल की आपके ओवरीज पे वर्क करते हैं। वाई, बिकॉज ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। जस्ट आपको एक आइडिया मिल जाए कि मैम ने क्या बनाया है। ये क्या बनाया है मैंने, यूट्रस, ठीक है, यूट्रस वजाइना, ठीक है। यहाँ पर होती हैं ओवरीज, 2 ओवरीज होती हैं। तो LH और FSH जो हैं आकर के ओवरीज पे वर्क करते हैं फीमेल की, और ओवरीज पे वर्क करते हैं तो यहाँ पे निकलता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन जो है रिलीज होता है। एस्ट्रोजन इज़ अ फीमेल सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्ट्रॉन भी आपके फीमेल सेक्स हार्मोन है, लेकिन फीमेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट करने में आपके एस्ट्रोजन हेल्प करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है आपके महिला लिंग हार्मोन है, प्रोजेस्ट्रॉन भी है, ऑब्वियसली अगर बोथ होगा तो बोथ आंसर माना जाएगा, लेकिन जो मेन काम करता है एस्ट्रोजन करता है। एस्ट्रोजन जो है एक बहुत ही मतलब कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग हार्मोन रिलीज होता है ओवरीज से, जो कि फीमेल के अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करता है, वल्वा मेंटेन करता है। वल्वा मतलब आउटर मोस्ट जो आपके सबसे बाहरी, जिसको आप एक्सटर्नल जेनिटिलिया बोलते हैं, वल्वा, उसको मेंटेन करता है, ठीक है। ब्रेस्ट टिश्यूज़ को डेवलपमेंट करता है। इसके अलावा आपके यूट्रस को मेंटेन करता है, फलोपियन ट्यूब्स को मेंटेन करता है। मतलब पूरा जो फीमेल का जो डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्टिव जितना भी सिस्टम है, उसको मेंटेन करने में और एक फीमेल को फीमेल बनाने का काम जो है आपके एस्ट्रोजन हार्मोन करता है, जो कि ओवरीज से रिलीज होता है। ये कब रिलीज हुआ, जब सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया जीएनआरएच। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है जीएनआरएच। जीएनआरएच काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी के अग्रभाग पे। पिट्यूटरी के अग्रभाग पे जब वो काम करता है तो पिट्यूटरी रिलीज करती है FSH एंड LH। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और हिंदी में भी ये ऐसे का ऐसे ही लिखा हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, ये दोनों हार्मोन आपके ओवरीज पे आकर के काम करते हैं, अंडाशय पे आकर के काम कर सकते हैं। आई थिंक ओवरीज को अंडाशय बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, प्लीज़ चेक कर लेना। ओवरीज पे आकर के काम करते हैं और ओवरीज रिलीज करती है लॉट ऑफ एस्ट्रोजन एंड लॉट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। लॉट्स ऑफ एस्ट्रोजन रिलीज करता है। अब जब बॉडी को जितना एस्ट्रोजन चाहिए उतना रिलीज जब हो जाता है, तो ये एस्ट्रोजन खुद जा कर के जो है अपनी क्या करता है, प्रोडक्शन को बंद करवाता है। और मैंने आपको बताया है इसको क्या बोलते हैं, इसको नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों खुद जा कर के जो है अपनी प्रोडक्शन को
कम करवाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन भी और एस्ट्रोजन भी पिट्यूटरी से भी कम बंद करवाते हैं और हाइपोथैलेमस से भी बंद करवाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। जब कोई हार्मोन अपनी खुद की या कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी खुद की प्रोडक्शन को जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है उससे बंद करवाता है, उसको हम नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई? ऐसे फीमेल के बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। कैसे होते हैं? जब प्यूबर्टी पे आती है एक फीमेल, 13 ईयर्स की होती है, उसका हाइपोथैलेमस वर्क करता है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी से गोनाड्स पे, गोनाड्स मतलब ओवरीज पे आकर के फीमेल के काम कर रहा है, क्योंकि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं। अब क्या चेंजेस आते हैं? ये एस्ट्रोजन क्या क्या चेंजेस लाता है? ऑब्वियसली ये हार्मोन है तो डायरेक्टली ये ब्लड में सिक्रेट हो जाते हैं, तो ब्लड में सिक्रेट होने के बाद ये पूरी बॉडी में पहुंचते हैं, तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करते हैं फीमेल्स में, प्यूबिक हेयर सकर होते हैं, वही बात मैंने आपको बता दिया, वल्वा मेंटेन करते हैं, यूट्रस वगैरह पे काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं वो अब हम सब यहाँ पर समझेंगे इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इतनी चीज़ सबकी समझ में आ गई? पहले तो ये लिख लो, ठीक है? इतनी चीज़ सबको समझ में आ गई? मैंने एस्ट्रोजन के बारे में बताया, लेकिन अभी प्रोजेस्टेरॉन के बारे में नहीं बताया। प्रोजेस्टेरॉन के बारे में मैं आगे बताऊंगी, ठीक है? चलो, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको नोट डाउन करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आप लिखेंगे। क्या है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें? नोट डाउन कीजिए। फीमेल में 12 से 13 साल की जब फीमेल होती है, प्यूबर्टी हिट कर जाती है, तब उसको पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपके मिनार्क बोलते हैं, इसको लिख लीजिए, ठीक है? ऐसा एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा आपके प्रैक्टिस सेट में, जिसका पता नहीं क्या आंसर है। फिलहाल मेरे हिसाब से नहीं, मैंने जिस बुक में पढ़ा है उसको आंसर को आयोग ने रद्द कर दिया था, क्योंकि सही आंसर मिनार्क है, ठीक है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मिनार्क। उसको मिनार्क बोलते हैं, मिनार्क, ठीक है? और ये कब होता है? वही 12 से 13 साल की उम्र में, जब एक लड़की को प्यूबर्टी हिट हो जाती है, तब जो है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और पहले मेंस्ट्रुएशन को आपके मिनार्क बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपके, जिस दिन पहला दिन जो ब्लीडिंग का होता है स्टूडेंट, पहला दिन ब्लीडिंग का, मान लो आज 17 अगस्त है, 17 अगस्त को किसी लड़की को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, पहला दिन ब्लीडिंग का आया है, नेक्स्ट साइकिल के अगले महीने के पहला जब ब्लड का दिन होता है, अगली साइकिल का जो पहला दिन होता है ब्लीडिंग का, उस टाइम को जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। समझ में आई मैंने क्या बोला? एक लड़की को मान लो आज 17 अगस्त को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, उसको वजाइना से ब्लड आने लग गया, मेंस्ट्रुअल जो है फ्लो आने लगा, मेंस्ट्रुअल ब्लड आने लगा, तो आज के दिन से लेकर के अगले महीने मतलब नेक्स्ट मंथ का जो पहला दिन होगा ब्लीडिंग का, उस पीरियड को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। समझ में आ गया? मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से कब तक बोलते हैं? आज के दिन से लेकर के अगले महीने के पहला दिन, अगले महीने का जो पहला दिन होगा ब्लीडिंग का, उस टाइम को क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है? ये कब आती है एक फीमेल में? जब फीमेल प्यूबर्टी हिट करती है 12 से 13 साल में, और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मिनार्क बोलते हैं। और मैंने आपको बताया एक फीमेल पूरी ज़िंदगी जो है फर्टाइल नहीं रह सकती, पूरी ज़िंदगी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, उसकी ओवरीज एक टाइम पर आकर के काम करना बंद कर देती हैं। तो एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, ठीक है, 45 से 50 साल की उम्र पे आकर के फीमेल की जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्टॉप हो जाती है, इसको बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल का बंद हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना क्या कहलाता है? मीनोपॉज, ठीक है? जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर है, पॉज लगा हुआ है, मतलब ये आपके बंद हो जाता है, इसको मीनोपॉज बोला जाता है। लेकिन आजकल क्या होता है? आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, ऐसी फूड्स हैबिट हो गई हैं, इतना पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत सी लड़कियों में 40 साल में ही बंद हो जाता है, किसी में 35 साल की एज पर आकर भी बंद हो जाता है या हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह की वजह से आज के समय पे हो गया है। इसलिए जो एज है रिप्रोडक्टिव वो माना जाता है कि 30 साल की एज तक जो है बच्चे वगैरह कर लेने चाहिए, वो एक बहुत ही हेल्दी रिप्रोडक्टिव एज मानी जाती है, ठीक है, आजकल के टाइम पर।
तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मीनार्क बोलते हैं एंड 45 to 50 ईयर्स की एज पर आकर के ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है। बॉडी खुद बनाना, ओवरीज काम करना बंद कर देती है एक फीमेल की, और उसको बोलते हैं हम मीनोपॉज। ये दोनों चीज़ें लिख लीजिए। अच्छा, अब ड्यूरेशन क्या होती है साइकिल की, मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो कि मैंने लिखी हुई है 28 डेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम होता है या जो ड्यूरेशन होती है 28 दिन की होती है नॉर्मल फीमेल्स में। नॉर्मल जनरली 1000 फीमेल में 990 फीमेल्स के अंदर ऐसा होगा या 992 फीमेल्स के अंदर ऐसा होगा, लेकिन कुछ फीमेल में जो है ये साइकिल 35 डेज़ की भी हो सकती है, कुछ फीमेल में ये साइकिल 21 डेज़ की भी हो सकती है। तो वो एक्सेप्शन है, लेकिन नॉर्मल जो है आपके पूछा जाता है मासिक धर्म का समय जो होता है वो कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। मासिक धर्म कब से कब तक होता है, तो आज का पहला दिन, एक महीने के मतलब मान लो आज 17 अगस्त को किसी के दिन पहला ब्लड आया है, तो अगले महीने की जो भी डेट होगी उस पर जब ब्लीडिंग आ जाएगी उस टाइम को क्या बोलते हैं, आपके अगले महीने के ब्लीडिंग के पहले दिन तक के समय जो होता है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए, समझ में आ गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल का समय कितने दिन का होता है, तो 28 दिन का होता है। एक्सेप्शन है, किसी किसी फीमेल में 35 डेज़ की भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और किसी किसी में 21 डेज़ की भी, 21 दिन की भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। बाकी इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 28 दिन का होता है, जो कि नॉर्मल फीमेल्स में माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ लिख लीजिए। पहले दिन की ब्लीडिंग को फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। मान लो आज किसी लड़की को अगर ब्लीडिंग आई है तो उसको फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन बोला जाएगा। पहला दिन ब्लीडिंग का, पहला दिन है ब्लीडिंग का, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। ठीक है, और अगली ब्लीडिंग के पहले दिन तक के टाइम को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अगली ब्लीडिंग के पहले दिन तक के टाइम को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। इतना सबने लिख लिया। चलिए 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पानी पी लेती हूँ और फिर मैं जो हूँ आपको ये आगे कंटिन्यू करती हूँ। गिव मी अ सेकेंड। चलो स्टार्ट करें। ये सब चीज़ें समझ में आ गई ना। अब देखिए भाई क्या होता है जब बॉडी में GnRH रिलीज़ होता है, GnRH रिलीज़ होता है एंड वेयर इज़ माई ब्लू मार्कर। अभी मैंने उठाया था क्या, अरे यार खोना मत, फॉलिकल्स बनाए हैं। यार खो क्यों जाती है मेरी चीज़ें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, खो गया तो खो गया, दिख ही नहीं रहा है किधर है। स्टार्ट करती हूँ मैं। हाँ जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करते हैं हम। ये जो आप देख रहे हैं ये हमने एक नॉर्मल फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने बनाई हुई है जो कि 28 डेज़ की होती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से आपके GnRH रिलीज़ होता है, GnRH पिट्यूटरी पे काम करता है, LH FSH रिलीज़ होते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को, बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके स्कीमा में फिट हो जाए ये बात कि हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि पिट्यूटरी पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है, फिर वहाँ से निकलता है FSH और LH। जैसे ही नाम से क्लियर है, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्या होता है, ये जो FSH है आपके, ये फीमेल की ओवरीज के ऊपर काम करता है। मान लो ये फीमेल की ओवरी है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे आपके स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। ऐसे आपके मैंने बताया था जब एक फीमेल जन्म लेती है तो उसकी ओवरीज में लाखों फॉलिकल्स होते हैं, मिलियन फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी की एज तक आते आते 60 से 80 हज़ार फॉलिकल्स रह जाते हैं। ठीक है, और हर महीने FSH इनके ऊपर काम करता है और हर महीने कम से कम 10 से 15 फॉलिकल को वो मैच्योर करता है, लेकिन फिर भी कोई एक ही फॉलिकल जो है वो डोमिनेट कर पाता है और आगे डेवलप हो पाता है। समझ में आ रही बात। ऐसे पर ओवरी मतलब 2 ओवरीज हैं, दोनों ओवरीज में 60 से 80 हज़ार तक फॉलिकल्स हैं। जब प्यूबर्टी हिट होती है तो जो FSH है वो हर महीने
भाई इसके ऊपर काम करता है, ओवरीज में प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर काम करता है। तो केवल एक के ऊपर काम नहीं करता, ये बहुत सारे फॉलिकल्स के ऊपर काम करता है। भाई मान लो ये डेवलप नहीं हो पाया, आगे जाके कोई इसमें दिक्कत हो गई, ये डेवलप नहीं हो पाया, तो बहुत सारे फॉलिकल्स पे काम करता है, कम से कम 10 to 15 फॉलिकल्स के ऊपर काम करता है। लेकिन तब जा करके कोई एक फॉलिकल जो है वो डेवलप हो पाता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बन पाता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये देखिए, अब आप इधर देखिए, मैंने जो पहले ये चीज़ समझ में आ गई कि एफएसएच जो है वो ओवरीज के ऊपर काम करता है। सबसे पहले एफएसएच ही आके काम करता है ओवरीज के ऊपर। ओवरीज पे फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए एफएसएच ही काम करता है, तभी इसलिए इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। हालांकि फिर एलएच भी आता है, दोनों मिलकर के काम करते हैं फॉलिकल के डेवलपमेंट पे, लेकिन सबसे पहले काम एफएसएच ही आके करता है फॉलिकल को डेवलप करने का। ठीक, अब यहाँ देखना एक चीज़, ये रहा मेरा डस्टर। मैंने यहाँ पर क्या बनाया है आप सब ध्यान से देखेंगे और इसे सब अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को मैंने दिखाए हैं। पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि गोनैड्स के ऊपर काम करते हैं आकर के, एफएसएच एंड एलएच। तो ये पिट्यूटरी हार्मोन्स का मैं यहाँ पर आपको लेवल दिखाऊंगी कि किस फेज में लेवल हाई है, किस फेज में लेवल कम हो जाता है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, दूसरे मैंने चेंजेस दिखाए आपको, ओवेरियन चेंजेस। यहाँ पर लिखा है मैंने ओवेरियन फॉलिकल, मतलब ओवरीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है फीमेल की ओवरीज में भी चेंजेस आते हैं, साथ ही साथ फीमेल की यूट्रस में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, फीमेल का यूट्रस भी तैयार होता है। फीमेल की जो यूट्रस है, या कहना चाहिए फीमेल की जो बॉडी है, वो हर महीने जो है मदर बनने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होती है। हर महीने खुद को पूरी तरीके से प्रिपेयर करती है मदर बनने के लिए। लेकिन एक फीमेल कितनी बार मदर बन पाती है? 2 बार, 3 बार। भाई आजकल वो ज़माना नहीं रहा ना कि 10-10 बच्चे हो रहे हैं एक फीमेल के। हर महीने फीमेल की बॉडी जो है खुद को मदर बनने के लिए तैयार करती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार एक मदर जो है वो फीमेल बन पाती है। अगर हम आज के टाइम की बात करें तो हर महीने फीमेल की बॉडी मदर बनने के लिए तैयार होती है, लेकिन हर महीने तो बन नहीं पाती है। तो क्या क्या हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं? तो जब ओवरीज में चेंजेस आते हैं तो साथ साथ आपके यूट्रस में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन को मैं आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ओवेरियन चेंजेस क्या होते हैं, ओवेरीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसकी बात हम यहाँ करेंगे। ठीक है, पिट्यूटरी से तो एफएसएच एलएच निकल रहे थे, लेकिन ओवरी से तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का क्या लेवल रहता है पूरे 28 दिन, उसकी बात हम यहाँ करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में हम यूटेराइन चेंजेस की बात करेंगे। यूट्रस में डेवलपमेंट क्या होता है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। बाहर वाली लेयर जो परे परे है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं, बीच में थिक लेयर होती है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, और अंदर वाली जो लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब एक चीज़ और ज़रा देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से, मान लो ये यूट्रस है। ठीक है, ये यूट्रस है। ठीक, कोई बात नहीं, एडजस्ट बन गए। ये जो है पेरीमेट्रियम है, अंदर वाली लेयर मायोमेट्रियम है, और ये जो होती है आपकी ये एंडोमेट्रियम होती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम की लेयर होती है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, मेंस्ट्रुअल में एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो शेड हो जाती है। एक्चुअली में एंडोमेट्रियम की 2 लेयर होती हैं यूट्रस में, एक बेसल लेयर होती है, एक फंक्शनल लेयर होती है। तो एंडोमेट्रियम की बेसल लेयर हमेशा बनी रहती है यूट्रस के अंदर, उसकी फंक्शनल लेयर शेड होती है और बनती है। ऐसा नहीं कह सकते हम, या ऐसा नहीं होता है कि एंडोमेट्रियम बिल्कुल ख़त्म हो गई। ठीक है, एंडोमेट्रियम लेयर एक ऐसी लेयर है फीमेल की बॉडी में जो हर महीने बनती बिगड़ती है, उसकी फंक्शनल लेयर हर महीने बनती बिगड़ती है। ये बात मैं आपको बताना चाहती थी कि एंडोमेट्रियम भी फर्दर 2 लेयर में डिवाइडेड होती है। एक बेसल लेयर होती है, बेसल लेयर मतलब बिल्कुल जो ये बेस लेयर होगी, एक बेस लेयर होगी एकदम, यहाँ पर मान लो एंडोमेट्रियम की बेसल लेयर है और ऊपर ये फंक्शनल लेयर है। ठीक है, ये वाली फंक्शनल लेयर है। तो ये फंक्शनल लेयर जो है ऐसा समझ लो, ये बेसल लेयर है और ये फंक्शनल लेयर है। ठीक है, तो बेसल लेयर जो होती है, बेस लेयर जो होती है, ये हमेशा रहती है एंडोमेट्रियम में, ये कभी खत्म नहीं होती। ये जो फंक्शनल लेयर होती है ना ऊपर वाली, फंक्शनल लेयर मतलब जो क्रियात्मक लेयर है, जो काम करेगी, जो हर महीने झड़ती बनती, ये वाली लेयर है। तो ये एक नया पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर शेड होती है, फंक्शनल लेयर या बेसल लेयर? फंक्शनल लेयर शेड होती है। एंडोमेट्रियम फर्दर 2
लेयर में डिवाइडेड होता है यूट्रस के अंदर। उसकी बेसल लेयर हमेशा बनी रहती है, लेकिन ऊपर की जो फंक्शनल लेयर है ये बनती बिगड़ती रहती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यूटराइन चेंजेस, यूट्रस में आने वाले परिवर्तन, जो कि आपको यहाँ लास्ट में दिखाई देंगे। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेजेस होती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेजेस होती हैं, जिसमें मेंस्ट्रुएशन भी एक फेज़ है। जो वजाइना से आपको ब्लड आता हुआ दिखाई देता है, जिसे आप मेंस्ट्रुअल ब्लड बोलते हैं, वो एक फेज़ है जो कि आपके मुश्किल से 3 से 5 दिन की होती है। एक्सेप्शन है, किसी किसी फीमेल में 8 दिन की होती है, 10 दिन की होती है, ठीक है। हम बात कर चुके हैं नॉर्मल जो फीमेल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का। अब किसी में 35 दिन की भी होती है, किसी में 21 दिन की भी होती है। तो क्या वो फीमेल एबनॉर्मल है? ऐसा नहीं है। उसकी बॉडी है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं उसकी बॉडी में, कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है उसकी बॉडी में, ऐसा नहीं कि वो एबनॉर्मल है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, सबसे पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज होता है, जब आपको ब्लड दिखाई देता है वजाइना से आता हुआ, ब्लीडिंग जो 3 से 5 दिन की होती है। दूसरा फेज आपके फॉलिकुलर फेज, या इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। फिर आपको मिलेगा ओव्यूलेशन देखने के लिए। ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है ना, डॉट 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 लाइन में दिख रही है, ये आपके ओव्यूलेशन फेज है, ओव्यूलेटरी फेज है। और लास्ट जो फेज होती है वो आपके ल्यूटियल फेज बोलते हैं, या इसको हम सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। तो आपसे अगर पूछूं मैं कि कितनी फेजेस होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेजेस में डिवाइडेड होता है। 28 दिन का समय होता है एक नॉर्मल फीमेल की, हम बात कर रहे हैं। और ये नॉर्मल फीमेल का ही मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। क्या क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं? पहले तो हम पिट्यूटरी हार्मोन्स को भी देखते हैं। भाई पिट्यूटरी हार्मोन्स का क्या लेवल रहता है पूरे 28 दिन। और ओवेरियन चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। चूंकि ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का आपको लेवल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और यूटराइन चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ओवरीज में डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे एस्ट्रोजन का काम, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन यूट्रस में भी काम करते हैं, यूट्रस में भी डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले पिट्यूटरी से जो एफएसएच रिलीज होता है, एफएसएच ओवरीज के ऊपर आके काम करता है। और आपको मैंने अभी बताया जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने बताया ना 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, जिसमें से 10 से 15 फॉलिकल्स के ऊपर कम से कम एफएसएच काम करता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिसके ऊपर वो काम कर रहा है आगे जाके वो उसमें कोई खराबी आ जाए, तो केवल एक के ऊपर काम नहीं करता, 10 से 15 फॉलिकल के ऊपर काम करता है, तब जाकर के कोई एक फॉलिकल डोमिनेट कर पाता है, डेवलप कर पाता है। कैसे डेवलप कर पाता है? प्राइमरी फॉलिकल से आपके क्या बनता है? सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। देखो थोड़ा स्ट्रक्चर, थोड़ा इसका जो वो है साइज है वो बड़ा हो गया। टर्शरी फॉलिकल मैंने आपको बताया था और बड़ा होता है, उसमें एंट्रम कैविटी बनने लगती है, थीका लेयर डबल हो जाती है, बताया था। और फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में हमको मिलता है ग्राफियन फॉलिकल, जो कि मैच्योर फॉलिकल होता है। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको चारों फॉलिकल बना के दिखाए थे, यही वो चेंजेस दिखाए जा रहे हैं। देखो दिखाया जा रहा है। एफएसएच का लेवल देखेंगे सारे बच्चे, एफएसएच का लेवल देखिए। एफएसएच का लेवल मेंस्ट्रुअल फेज आया हुआ है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है। ये देखो ये ब्लीडिंग हो रही है, बिल्कुल ब्लड दिखाया है मैंने, ब्लड का फ्लो दिखाया है। एंडोमेट्रियम लेयर शेड हो गई है यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो एंडोमेट्रियम लेयर जो है ये शेड हो गई है, ठीक है। ये देखो ये शेड हो गई, ये ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ पर कत्लेआम मचा हुआ है, ये देखो ब्लड बाहर आ रहा है। मेंस्ट्रुअल फेज है, कितने दिन का है? 3 से 5 दिन का फेज है, और ब्लड जो है वो बाहर आ रहा है। यहाँ पर एफएसएच और एलएच का लेवल देखिए क्या है। भाई एफएसएच और एलएच का लेवल मेंस्ट्रुअल फेज में जो है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है धीरे धीरे ऊपर? धीरे धीरे ऊपर की तरफ राइज क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई अब क्या होगा, नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई। नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई तो फिर से क्या करना होगा? फिर से जो है आपके फॉलिकल को डेवलप करना होगा। तो धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल फेज में जो है आप देखिए एफएसएच और एलएच का लेवल अप हो रहा है। क्यों अप हो रहा है? क्योंकि इन फॉलिकल को डेवलप करना है, ठीक है। इन फॉलिकल का डेवलपमेंट करना है। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी से टर्शरी बनेगा, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ठीक है। ये तो मैं आपको लास्ट में समझा चुकी हूँ। अब एस्ट्रोजन का हाल देखिए क्या है। एस्ट्रोजन का हाल देखिए क्या है। एस्ट्रोजन का हाल यहाँ पर इसमें देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल फेज में, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं मेंस्ट्रुअल फेज में एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल डाउन है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल भी बिल्कुल डाउन है डाउन है, दिख रहा है एकदम डाउन है, दोनों का लेवल डाउन है। धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल अप हो रहा है।
अप होता दिखाई दे रहा है, ये देखो कितना अप हो गया, एकदम पीक पर चला गया, हाई चला गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होने लगते हैं ना, ये लॉट्स ऑफ एस्ट्रोजन रिलीज करने लगते हैं, लॉट्स ऑफ एस्ट्रोजन, बहुत सारा एस्ट्रोजन रिलीज करने लगते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल से एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज होने लगता है बॉडी के अंदर। देखो प्राइमरी फॉलिकल कोई एस्ट्रोजन रिलीज नहीं करता, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल गिरा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शरी फॉलिकल बना, ये बहुत सारा एस्ट्रोजन रिलीज करने लगते हैं, बहुत सारा एस्ट्रोजन बॉडी में, बहुत सारा एस्ट्रोजन रिलीज करने लगते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल के टाइम पे देखो एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल हाई है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज करता है, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज करता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन को रिलीज़ करता है। यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो रहा है जब सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है, टर्शरी फॉलिकल बन रहा है, तो आप देख रहे हो एफएसएच का लेवल गिर रहा है, एलएच का लेवल गिर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ देखिए एफएसएच का लेवल हाई है, एफएसएच और एलएच का लेवल धीरे धीरे अप हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन फॉलिकल्स को डेवलप करना है। लेकिन जैसे जैसे ये फॉलिकल आप देखो डेवलप होते जा रहे हैं, एफएसएच का लेवल भी गिरता जा रहा है और एलएच का भी लेवल गिरता जा रहा है फॉलिकुलर फेज में। इसको फॉलिकुलर फेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि फॉलिकल्स आपके डेवलप हो रहे हैं, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए इस फेज को हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अभी मैं फिर से समझाऊंगी। यहाँ पर देखिए ये मेंस्ट्रुअल फेज है 3 से 5 दिन का। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे, मेंस्ट्रुअल ब्लड आ गया है, यूट्राइन में क्या देखने के लिए मिला, एंडोमेट्रियम लेयर शेड हो गई है और एक फीमेल को 3 से 5 दिन तक ब्लड आता है। 3 से 5 दिन तक ब्लड आता है तो हम क्या देखते हैं, एफएसएच और एलएच का लेवल धीरे 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 अप हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब नई साइकिल स्टार्ट हो गई है। हमने बताया ना, नई साइकिल स्टार्ट हो गई, नए प्राइमरी फॉलिकल्स को एफएसएच और एलएच जो है वो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो जैसे जैसे एफएसएच और एलएच का लेवल हाई होगा वैसे वैसे देखो एस्ट्रोजन का लेवल भी धीरे 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 करके हाई होने लगता है बॉडी के अंदर, फिर से राइज होने लगता है। प्राइमरी फॉलिकल्स पे कोई एस्ट्रोजन का फर्क नहीं है, प्राइमरी फॉलिकल कोई एस्ट्रोजन रिलीज नहीं करती। लेकिन जैसे जैसे ये फॉलिकल डेवलप होते हैं ना ओवरीज के अंदर, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल, ये बहुत सारा एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर रिलीज करते हैं। जब ये बहुत सारा एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर रिलीज करने लगते हैं तो आप देख रहे हो एस्ट्रोजन के बहुत ज़्यादा रिलीज होने पर एलएच और एफएसएच का लेवल गिर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया एस्ट्रोजन खुद जो है वो नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, पिट्यूटरी को, और किसको देता है, आपके हाइपोथैलेमस को, और अपनी सिक्रीशन को क्या कराता है, बंद कराता है। इतना सारा फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज कर रही हैं कि वो जाता है और अपनी सिक्रीशन को कम करवाता है, जीएनआरएच कम करवाता है, एफएसएच और एलएच का लेवल गिराता है। देखो एफएसएच और एलएच का लेवल गिर रहा है, समझ में आ रहा है? अब यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहा है, यूट्रस में भी चेंजेस देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज में यूट्रस देखिए आपके बिल्कुल शेड हो चुकी है। यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम आपकी लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर है, वो क्या हो चुकी है, शेड हो चुकी है। आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ये शेड हो चुकी है। एक सेकंड देना, ये शेड हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर देखो धीरे धीरे ये जो है आपके बन रही है, ग्रो कर रही है, धीरे धीरे ये आपकी, ये भी आपके ग्रो कर रही है। दिख रहा है ये जो मैं बना रही हूँ, धीरे धीरे ये एंडोमेट्रियम की जो आपके फंक्शनल लेयर है या एंडोमेट्रियम लेयर है, ये क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। एस्ट्रोजन का प्रभाव आपके यूट्रस पे भी देखने के लिए मिलता है, एस्ट्रोजन का प्रभाव आपके ओवरीज पर भी देखने के लिए मिलता है। ओवरीज में क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये जो आपके फॉलिकल्स हैं ये बहुत सारा एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं। फॉलिकल आपके धीरे 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 डेवलप हो रहे हैं। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बन रहा है, टर्शरी बन रहा है, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है। जब बॉडी में एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है तो एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक भी दे रहा है जाके हाइपोथैलेमस को, पिट्यूटरी को, और अपना लेवल, अपना जो सिक्रीशन है वो कम करवा रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। और यहाँ देखिए एंडोमेट्रियम में हमें क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, यूट्रस में ये जो एस्ट्रोजन है ये यूट्रस पे जाकर भी काम करता है और दोबारा से जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसको क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है। यूट्रस फिर से एंडोमेट्रियम लेयर यूट्रस में ग्रो करने लगती है। इतनी चीज़ समझ में आई? यूट्रस में एंडोमेट्रियम लेयर आपके प्रोलिफरेट कर रही है, प्रोलिफरेट मतलब ग्रो कर रही है, इसी वजह से इस स्टेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी बोला जाता है। ठीक है, ओवरीज के अंदर फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, इसीलिए इस फेज को, आपके सेकंड फेज को फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। फर्स्ट फेज आपकी होती है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 3 से 5 दिन की होती है, जिस समय ब्लड आता है। इस समय एफएसएच और एलएच का लेवल धीरे धीरे अप करता है, प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे डेवलप करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल कम होता है क्योंकि कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। प्राइमरी फॉलिकल तो एस्ट्रोजन रिलीज करता नहीं है, एस्ट्रोजन सेकेंडरी फॉलिकल से रिलीज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और यूट्राइन में हमने चेंजेस क्या देखे,
यूट्राइन में एंडोमेट्रियम लेयर बिल्कुल शेड हो चुकी है, एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर शेड हो चुकी है। 3 से 5 दिन के बाद आपके स्टार्ट होती है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, फॉलिकल्स विकसित हो रहे होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल बन रहा होता है और टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बन रहा होता है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ऐसा हो रहा होता है, लेकिन एफएसएच और एलएच का लेवल गिर रहा होता है। क्यों गिर रहा होता है फॉलिकुलर फेज में एफएसएच और एलएच का लेवल? क्योंकि एस्ट्रोजन अपना नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को और अपनी सिक्रीशन को स्टॉप करवाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल हम क्या देखते हैं? एस्ट्रोजन का लेवल मेंस्ट्रुअल फेज में कम है, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल तो कोई एस्ट्रोजन रिलीज करती नहीं है। लेकिन जैसे ही फॉलिकुलर फेज में देखो एस्ट्रोजन का लेवल एकदम हाई है, एकदम अप है एस्ट्रोजन का लेवल। इस समय पे एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि फॉलिकल्स एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज कर रहे होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन भी कर रहे होते हैं, बट प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल यहाँ पर कम होता है। प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल आपके जाके आगे बढ़ेगा। 1 सेकेंड देना, ऐसे थोड़ा सा गलत बन गया, ऐसे ये ऐसे 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 बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बाद में हाई होता है, ये ऐसे। प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बाद में हाई तो हम आगे बात करेंगे। अब क्या होता है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है आपकी, ये 14 दिन को रिलीज़ करते, 14वें दिन को दिखा रही है, 14th डे को, ये 14th डे को दिखा रही है। बॉडी में इतना ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज़ होने लगता है, इतना एस्ट्रोजन रिलीज़ होने लगता है कि एस्ट्रोजन जो नेगेटिव फीडबैक दे रहा था वो सडनली पॉजिटिव फीडबैक देने लगता है। किसको? जीएनआरएच को और एफएसएच को, हाइपोथैलेमस को, पिट्यूटरी को। क्या बोला मैंने? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये एकदम मतलब बहुत अजीब भी है, लेकिन एकदम होता है, ऐसा होता है बॉडी में। मैंने क्या बताया? एफएसएच और एलएच देखो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, लेकिन फॉलिकुलर फेज में और प्रोलिफरेटिव फेज में ये गिर रहा है। ठीक, क्यों गिर रहा है? क्योंकि इतना ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है और एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक दे रहा है और कह रहा है स्टॉप कर दो मेरी सिक्रीशन, स्टॉप कर दो जीएनआरएच निकालना हाइपोथैलेमस, एफएसएच एलएच का लेवल कम करो। लेकिन इतना एस्ट्रोजन रिलीज़ हो जाता है बॉडी के अंदर कि एकदम से जो एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक दे रहा था वो सडनली पॉजिटिव फीडबैक देने लगता है हाइपोथैलेमस को और किसको? पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से एलएच और एफएसएच सर्ज आ जाता है। ये देखो एकदम से जो है आपके एकदम से सडनली एलएच का लेवल जो आपके धीरे धीरे बढ़ा था और एकदम गिर गया था, एकदम से हाई हो जाता है। ये हो गया एलएच का लेवल, इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। एलएच सर्ज ऐसा क्यों हुआ? ऐसा एस्ट्रोजन के पॉजिटिव फीडबैक की वजह से हुआ। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? और निकालो और एलएच रिलीज करो और एफएसएच रिलीज करो और जीएनआरएच रिलीज करो। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? बंद करो। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव फीडबैक देने लगता है। इस पॉजिटिव फीडबैक की वजह से क्या होता है? एलएच और एफएसएच एकदम से बढ़ जाते हैं, जिसमें एलएच बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एलएच सर्ज आ जाता है। ये देखो, ये एफएसएच भी आपको मैंने दिखाया, एफएसएच का लेवल भी एकदम से हाई हुआ है। ये एफएसएच का लेवल एकदम से हाई हुआ, लेकिन एलएच का लेवल देखिए कितना हाई हुआ है। ये एलएच है, एलएच का लेवल एकदम से बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। ये ग्राफियन फॉलिकल फट गया और ये देखिए आप ओवम जो है, जिसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, ये देखिए ये बाहर आ गया। ये देखिए ये सेकेंडरी oocyte ये बाहर आ गया। ये रप्चर हो गई ग्राफियन फॉलिकल, ये रप्चर हो गई ग्राफियन फॉलिकल। इस स्टेज को बोलते हैं आपके ओव्यूलेशन। यहाँ लिख देती हूँ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लिए ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के लिए, ग्राफियन फॉलिकल 14th डे पर जो है रप्चर हो जाता है फीमेल बॉडी में और सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आता है। इस चीज़ को ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन के लिए एलएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एलएच का लेवल देखो आप कहाँ है। ठीक है, एलएच का लेवल एकदम से बहुत हाई हो जाता है। जैसे ही बॉडी में एलएच का लेवल एकदम से हाई होता है, ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और इसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है और ओव्यूलेशन हो जाता है। 14वें दिन पर एक नॉर्मल फीमेल की बॉडी में ओव्यूलेशन हो जाता है, उसका ओवम जो है वो बाहर आ जाता है। अब जो ये ओवम है ये तो आ जाता है फेलोपियन ट्यूब्स में और 24 घंटे तक ये ओवम वहाँ पर जो है बैठा रहता है।
अगर पहले के स्पर्म बॉडी में है, मतलब 1 या 2 दिन तक स्पर्म के जीवन होता है, तो अगर 2 दिन पहले किसी ने सेक्स किया, उसके स्पर्म उसके बॉडी के अंदर है, तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, या अगर बाद में आए तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि 24 घंटे तक ओवम जो है वो जिंदा रहता है। यहाँ पर जो है आप देखो, अब जो स्टेज स्टार्ट होती है वो होती है ल्यूटियल फेज, इसको सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। अब LH जो था एकदम से आपके, मैंने बताया ना, एस्ट्रोजन इतना ज़्यादा बॉडी में रिलीज़ हुआ कि सडनली ये पॉजिटिव फीडबैक देने लगता है हाइपोथैलेमस को, पिट्यूटरी को, और एकदम से LH का लेवल ऊपर हो जाता है, एकदम से FSH का लेवल ऊपर हो जाता है। LH इतना ऊपर चला जाता है कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है, और सडनली देखो ल्यूटियल फेज में LH भी एकदम गिर जाता है और FSH भी एकदम गिर जाता है, क्योंकि जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ एस्ट्रोजन का लेवल गिर जाता है। ये देखिए एस्ट्रोजन का लेवल एकदम गिर जाता है नीचे जा करके। ये आपको डाउन दिखाई दे रहा है एस्ट्रोजन के लेवल का, ये देखो ये डाउन दिखाई दे रहा है। जहाँ एस्ट्रोजन लेवल ग्राफियन फॉलिकल तक इतना हाई था, ये एकदम गिर जाता है, एकदम गिर जाता है। और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, अब एस्ट्रोजन रिलीज कौन करेगा? एस्ट्रोजन तो आपके फॉलिकल ही रिलीज कर रहे थे ना, एस्ट्रोजन का लेवल एकदम से गिर जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल एकदम से गिरा तो FSH और LH का लेवल भी एकदम से गिर जाता है। ये देखिए FSH और LH का लेवल बिल्कुल गिर गया ल्यूटियल फेज में। ल्यूटियल फेज में आपके बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये येलो कलर की बॉडी होती है, येलो कलर मेरे पास था नहीं तो मैंने कॉर्पस ल्यूटियम बनाया है। ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ये वाला कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये आपके अब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने लगता है। क्या रिलीज करने लगता है? प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है और यहाँ पे ओव्यूलेशन हो चुका है, तो फुल चांसेस हैं कि ये एग फर्टाइल हो सकता है। ल्यूटियल फेज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से जो है आपके कॉर्पस ल्यूटियम का जन्म होता है। कॉर्पस ल्यूटियम कब बना? जब क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, जिस वजह से कॉर्पस ल्यूटियम बना। इसलिए इस स्टेज को ल्यूटियल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम जो है ये अब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने लगता है। अब आप देखिए जो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर बिल्कुल कम था, देखो ऐसा नहीं कह सकते कि फॉलिकुलर फेज में प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल रिलीज नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि केवल एस्ट्रोजन रिलीज होता है, ऐसा नहीं होता है। एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज होता है, लेकिन फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, ल्यूटियल फेज में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो फॉलिकुलर फेज में बिल्कुल कम होता है, लेकिन ल्यूटियल फेज में हाई हो जाता है। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि ल्यूटियल फेज अब वो फेज है जहाँ पर ये कंडीशन होती है कि या तो प्रेगनेंसी हो सकती है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होने लगता है बॉडी में। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई हो जाता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम से जो है बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होने लगता है, ये बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन जो है आपके कम था और यहाँ पर देखिए आप कितना ज़्यादा हाई हो गया। ये देखिए कितना ज़्यादा हाई हो गया। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसको थिक बनाता है। अब देखिए यूट्रस में क्या चेंजेस आते हैं जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता है। ये देखिए एस्ट्रोजन रिलीज था, एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था तो क्या हो रहा था? यूट्रस में एंडोमेट्रियम जो है वो डेवलप हो रही थी, ग्रो हो रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है तो ल्यूटियल फेस में देखिए कितनी थिक हो रही है एंडोमेट्रियम लेयर। एंडोमेट्रियम लेयर की मोटाई देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर तो ग्रो कर रही थी, फॉलिकुलर फेज में एंडोमेट्रियम लेयर ग्रो कर रही थी यूट्रस में, और यहाँ देखिए ल्यूटियल फेस में जो है ओवरीज में हमें क्या चेंजेस देखने के लिए मिले? ओवरीज में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, कार्पस ल्यूटियम बन गया। कार्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट कर रहा है। प्रोजेस्टेरॉन जो है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, इसलिए एंडोमेट्रियम लेयर और ज़्यादा मोटी कर देता है और ज़्यादा थिक कर देता है, एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करने का काम करता है। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम लेयर को ग्रो करने का काम करता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन इसी एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो, अगर जाइगोट बन जाता है तो ये जाइगोट इसी एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर आकर के इम्प्लांट होता है, इसलिए एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एंडोमेट्रियम लेयर मेंटेन रहती है। समझ में आ गया मेरी बात? समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है?
इतनी चीज़ समझ में आई, ये चेंजेस समझ में आए। एक बार पहले फिर से मैं समझाती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए क्या क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेजेस होती हैं। सबसे पहली फेज़ होती है मेंस्ट्रुअल फेज़, जो कि 3 से 5 दिन की होती है, जिसमें आपको फीमेल की बॉडी में ब्लड देखने के लिए मिलता है। फीमेल की बॉडी में ब्लड मतलब वजाइना से ब्लड एंड फ्लूइड बाहर आता है। 3 से 5 दिन का समय होता है। ये सब हो क्यों रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी में GnRH रिलीज हुआ, GnRH से FSH LH रिलीज हुआ पिट्यूटरी से, और पिट्यूटरी जब LH और FSH जाके ओवरीज पे काम करते हैं तो आपके प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, तो यूट्रस पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो हमने ये चारों चीज़ें यहाँ लिख ली। पिट्यूटरी से क्या रिलीज हो रहा है ये भी लिख लिया, ओवरीज में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो भी हमें यहाँ पता चलेंगे। साइकिल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या रहेगा बॉडी में वो भी हमें पता चलेगा, और यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में क्या चेंजेस आएंगे वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली फेज होती है मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सी फेज होती है? मेंस्ट्रुअल फेज। 3 से 5 दिन की होती है ये नॉर्मली महिलाओं में। इस समय FSH और LH का लेवल धीरे धीरे अप हो रहा होता है। क्यों अप हो रहा होता है? क्योंकि अब नई साइकिल स्टार्ट हो गई है भाई, ब्लड आ गए तो नई साइकिल स्टार्ट हो गई है, ब्लड आ गया। इन प्राइमरी फॉलिकल्स को, जो ओवरीज के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, उसको FSH क्या करेगा? ग्रो करेगा, है ना, आगे दूसरा अंडा बनाने के लिए ग्रो करेगा। धीरे धीरे FSH और LH का लेवल बढ़ रहा है। ओवरीज में हमें क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हो रहा है। ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का क्या हाल है? दोनों बिल्कुल गिरे हुए हैं, दोनों का लेवल एकदम नॉर्मल है, एकदम गिरा हुआ है, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल कोई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज ही नहीं करते हैं, तो दोनों का लेवल एकदम कम है। ब्लीडिंग हो रही है एक फीमेल को। ठीक है, एंडोमेट्रियम में क्या देखने के लिए मिलता है? एंडोमेट्रियम लेयर शेड हो चुकी है। एक लड़की के अंदर ब्लीडिंग आ रही है, उसकी एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर जो है ऊपर वाली वो शेड हो चुकी है, ब्लीडिंग हो रही है 3 से 5 दिन। ठीक, सेकेंड फेज आती है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पर जो ओवरीज में हम देखते हैं जो प्राइमरी फॉलिकल थे ये डेवलप होने लगते हैं। प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल बनता है, टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल बनता है, और फॉलिकल बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज़ करते हैं बॉडी में, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज़ करने लगते हैं। जब बॉडी में एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है तो एस्ट्रोजन जाके पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को चुप कराता है, नेगेटिव फीडबैक देता है, कहता है बस करो, GnRH कम निकालो, FSH LH का लेवल कम करो। तो देखिए FSH और LH का लेवल कम हो रहे हैं क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन को रिलीज़ कर रहा है। पहले सेकेंडरी फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज़ करता है, फिर जब वो टर्शियरी बन जाता है तो और ज़्यादा रिलीज़ करता है, जब वो ग्राफियन बन जाता है तो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज़ करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। एस्ट्रोजन का लेवल हम देखते हैं क्या होता है? एस्ट्रोजन का लेवल एकदम से बहुत हाई हो जाता है। कौन सी फेज़ में? फॉलिकुलर फेज़ में। ठीक है, इसको प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने क्या देखा, यूट्रस पे भी तो इसका प्रभाव पड़ेगा देखने के लिए। यूट्रस पे क्या प्रभाव देखने के लिए मिलता है? एंडोमेट्रियम लेयर जो है, एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर है वो धीरे धीरे करके फिर से ग्रो होने लगती है, क्योंकि हमें पता है एंडोमेट्रियम लेयर हर महीने झड़ती है, हर महीने बनती है, तो धीरे धीरे करके फॉलिकुलर फेज में एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो प्रोलिफरेट होने लगती है। प्रोलिफरेट मतलब ग्रो होने लगती है। दैट्स वाई इस स्टेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। समझ में आ गया? अब इतना ज़्यादा ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज़ कर देती है, इतना ज़्यादा बॉडी में एस्ट्रोजन रिलीज़ हो जाता है कि सडनली एस्ट्रोजन जो नेगेटिव फीडबैक दे रहा था वो पॉजिटिव फीडबैक देने लगता है। किसको? हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को, और कहता है और निकालो GnRH। हाइपोथैलेमस GnRH निकालने लगता है, पिट्यूटरी से LH और FSH बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। इतना LH और FSH आ जाता है कि 14वें दिन जो ये डॉटेड लाइन बनी हुई है, ग्राफियन फॉलिकल LH का सर्ज आ जाता है। LH बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, जिस चक्कर में ये LH का लेवल दिखाया मैंने, LH का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। एस्ट्रोजन इतना ज़्यादा बॉडी में रिलीज़ हो गया था कि एस्ट्रोजन ने पॉजिटिव फीडबैक दे दिया, और इस चक्कर में LH बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, FSH बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, LH सर्ज आ जाती है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है। ग्राफियन फॉलिकल 14th डे पे फट जाती है, रप्चर हो जाती है। ठीक है, और इस स्टेज को बोलते हैं, इस फेज को बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन। इसको क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज। तो यहाँ पर आपको एक तीसरी फेज देखने के लिए मिलती है जिसका मैं नाम लिख दूँ ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन। टेस्टर कहाँ है? ये आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर, ये वाली जो फेज है, ये जो मैंने डॉटेड से बनाई हुई है, ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, आपको ओव्यूलेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 14वें दिन पे रप्चर हो गई ग्राफियन फॉलिकल। अब पूरे चांसेस हैं
कि ये जो रप्चर हुई है ग्राफियन फॉलिकल, ये जो एग रिलीज़ हो गया है, फैलोपियन ट्यूब्स में पहुंच गया है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अब एक बात सुनो भैया, बॉडी के अंदर कोई ट्रांसमीटर थोड़ी सेव है, टेलीफोन थोड़ी सेव है, वो लोग व्हाट्सएप थोड़ी कर रहे हैं कि हे ड्यूड, हे ग्राफियन फॉलिकल तुम रप्चर हो गए, अच्छा बताओ तुम फर्टाइल हुए क्या, ओवम फर्टाइल हुआ क्या। कार्पस ल्यूटियम वो थोड़ी इंतज़ार थोड़ी करेगा, अरे फर्टाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो मैं प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करूँ। बॉडी में कोई आपके ऐसे कुछ सिस्टम थोड़ी फिट है। बॉडी को क्या पता कि ये फर्टाइल होगा कि नहीं होगा, वो तो अपनी प्रिपरेशन करेगी ना बेचारी। तभी तो मैंने बोला हर महीने आपकी जो बॉडी है वो खुद को माँ बनने के लिए तैयार करती है, हर महीने। ये कार्पस ल्यूटियम पागल हो जाता है, पागलों की तरह प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करने लगता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है। इसको नहीं पता बेचारे को कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। भैया ये बॉडी है, कोई हम आप थोड़ी हैं जो एक दूसरे को व्हाट्सएप करके फ़ोन करके बता देंगे कि फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। इसे क्या पता कि इस ओवम का 24 घंटे में क्या होगा। ये तो चला गया, ये तो रिलीज़ होकर फैलोपियन ट्यूब में फिमराई ने इसको ले लिया, ये तो चला गया फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। ओवरीज को क्या पता कि उसका क्या हो रहा है। ओवरीज थोड़ी दूरदर्शी लगा के उसको ऐसे देख रही हैं दूरबीन लगा के कि भैया तेरा क्या हुआ, वो तो चला गया। ग्राफियन फॉलिकल के ये टुकड़े कार्पस ल्यूटियम कहलाते हैं। आपकी चौथी फेज स्टार्ट हो जाती है लूटियल फेज, जो कि 14 ही दिन की होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताने जा रही हूँ। एक फीमेल में, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, चाहे वो आपकी मम्मी है, चाहे वो आपकी दादी हैं, चाहे कोई भी औरत इस दुनिया की, उसके अंदर लूटियल फेज का टाइम 14 दिन का ही होता है। लूटियल फेज 14 डे की फिक्स होती है इस संसार की प्रत्येक महिला में। कार्पस ल्यूटियम की ज़िंदगी 14 दिन की होती है, फिक्स होती है। लूटियल फेज का टाइम 14 डेज़ फिक्स होता है। 14वें दिन ये रिलीज़ हुआ तो 15 से लेके 28 दिन का जो समय होता है, 14 दिन हो गए, 15 से लेके 28 दिन तक है, 14 दिन का समय लूटियल फेज का फिक्स होता है हर महिला में संसार की। फॉलिकुलर फेज जो है ये किसी भी महिला में बढ़ती और कम हो सकती है, इसकी लेंथ ज़्यादा और कम हो सकती है। किसकी? इस फॉलिकुलर फेज की। लेकिन संसार की प्रत्येक महिला में लूटियल फेज की जो लेंथ है 14 दिन की, वो प्रत्येक महिला में होती है। समझ में आ रहा है? 14 दिन की ही होती है कार्पस ल्यूटियम की ज़िंदगी। कार्पस ल्यूटियम इतना प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, एंडोमेट्रियम लेयर को और थिक कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है इम्प्लांटेशन के बाद तो ये हमारे अंदर ही आकर जो है, फर्टिलाइजेशन के बाद तो ये हमारे अंदर इम्प्लांट होगा आगे। एंडोमेट्रियम लेयर इतनी मोटी हो जाती है, इतनी थिक हो जाती है, और यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स बन जाती हैं, और वो ग्लैंड्स जो हैं आपके ग्लाइकोजन रिलीज करने लगती हैं, ग्लाइकोजन सिक्रीट करने लगती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी छोटी छोटी ग्लैंड्स बन जाती हैं, और ये बेचारी ग्लाइकोजन को सिक्रीट करने लगती हैं। वाई? बिकॉज ग्लाइकोजन इज़ द फूड सोर्स ऑफ जाइगोट। जाइगोट का फूड सोर्स है ग्लाइकोजन। ये अपने अंदर इम्प्लांट करेंगे तो भूखा थोड़ी रखेंगे अपने बच्चे को, बेचारे को कुछ तो उसको न्यूट्रिएंट तो चाहिए ना, उसको नरिशमेंट चाहिए। वो बच्चा बनाएगा, टोटीपोटेंट सेल है, उससे एक बेबी बनेगा। तो बेचारा कार्पस ल्यूटियम इतना प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लूटियल फेज में हाई होता है एकदम, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। देख रहे हो आप प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, देख रहे हो? एस्ट्रोजन का लेवल अब गिर गया, अब एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल गिर जाएगा। रहेगा, ऐसा नहीं कि एस्ट्रोजन कार्पस ल्यूटियम रिलीज नहीं करता, एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन अधिक मात्रा में रिलीज करता है। जैसे ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन अधिक मात्रा में रिलीज करता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन भी करता है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, दोनों रिलीज होते हैं। बट फॉलिकुलर फेज में, प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई होता है, जबकि ल्यूटियल फेज में, सिक्रीटरी फेज में आपके प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई होता है। इतना ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर रिलीज होता है, एंडोमेट्रियम खूब थिक हो जाती है, खूब मोटी हो जाती है, इसमें ग्लैंड्स हो जाती हैं जो कि ग्लाइकोजन सिक्रीट करने लगती हैं। इसलिए इस स्टेज को सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं, इसलिए इस स्टेज को, ल्यूटियल फेज को सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। अब उसे थोड़ी पता कि वो फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, उस बेचारी को क्या पता। यहाँ पे तो दोनों कंडीशंस हो सकती है ना, फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है, फर्टिलाइजेशन नहीं भी हो सकता है। बॉडी को क्या पता, कार्पस ल्यूटियम को क्या पता। अब धीरे धीरे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो 7वें दिन तक आते आते जाइगोट तो पूरा 7 दिन ले लेता है यूट्रस में आने में, ठीक है।
धीरे 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 करके फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ये हम उसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो एग जो रिलीज़ हुआ था ये धीरे धीरे करके 24 घंटे बाद तो मर ही जाता है और फिर धीमे धीमे करके जो है यूट्रस में आकर के डीजेनरेट हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम भी धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है। ये देखिए 14 दिन तक इसकी जीवन रहता है, ध्यान रखिएगा। और ये देखिए कार्पस ल्यूटियम धीरे 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 बेचारा डीजेनरेट हो गया, डीजेनरेट होके ख़त्म हो गया। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होता है प्रोजेस्टेरॉन एकदम से गिर जाता है बॉडी में। ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम गिर गया बॉडी में और एंडोमेट्रियम लेयर भी आपके शेड हो जाती है और दोबारा दूसरी साइकिल आपके स्टार्ट हो जाती है। इज़ इट क्लियर और नॉट? क्लियर हुआ और नहीं हुआ? जल्दी बताओ। बताइए, क्लियर हुआ? एग अगर फर्टाइल हो गया तब तो ये एंडोमेट्रियम लेयर इतनी थिक बनी रहेगी और इसी में आकर के इम्प्लांटेशन हो जाएगा और कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा 3 महीने तक, जब तक आपके ये नहीं बन जाता, प्लेसेंटा डेवलप नहीं हो जाता कोरियोनिक विलाय से। वो तो इसके अंदर प्लेसेंटा डेवलप होगा ना, जो जाइगोट होगा इसके बाहर जो आपके एक कोरियोनिक लेयर बनेगी, कोरियोन से आपके प्लेसेंटा वगैरह बनता है, वो तो हम आगे बात करेंगे। जब तक 3 महीने तक 10 हफ्तों तक जब तक आपके ये प्लेसेंटा नहीं बन जाता तब तक बॉडी में कार्पस ल्यूटियम बेचारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज़ करते रहता है क्योंकि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, वो प्यार करता है बच्चे से बहुत, प्रेगनेंसी सपोर्ट करेगा, ठीक है। और कार्पस ल्यूटियम है क्या? ग्राफियन फॉलिकल के टुकड़े ही तो हैं, ग्राफियन फॉलिकल के टुकड़े ही तो हैं। अभी सब पता थोड़ी, इसके बाद बेचारे के पास मोबाइल थोड़ी, इंटरनेट थोड़ी, उसको क्या पता कि उसमें फेलोपियन ट्यूब में क्या हुआ उस अंडे का, वो फर्टाइल हुआ कि नहीं हुआ, उसे क्या पता। वो तो अपना काम करेगा, बॉडी तो अपना काम करेगी, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा, एंडोमेट्रियम खूब थिक हो जाएगी, एंडोमेट्रियम ग्लाइकोजन सिक्रीट करने लगेगी, इसलिए इसको सिक्रीटरी फेज बोलते हैं। और ल्यूटियल फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि LH की वजह से कार्पस ल्यूटियम का जन्म हुआ, LH की वजह से कार्पस ल्यूटियम का जन्म हुआ। LH सर्ज आया, इतनी तेज LH का लेवल बढ़ा कि ग्राफियन फॉलिकल फट गया और जो ग्राफियन फॉलिकल से जो नया स्ट्रक्चर बना वो कार्पस ल्यूटियम बना। इसलिए यहाँ पर LH का प्रभाव देखने के लिए मिलता है, LH की वजह से आपके कार्पस ल्यूटियम का जन्म होता है। समझ बाद में आई इतनी? मेन पॉइंट क्या था? हर किसी फीमेल में ल्यूटियल फेज की लाइफ 14 दिन की है, हर फीमेल में इसकी लेंथ 14 दिन की होती है। फॉलिकुलर फेज आपके कम बढ़ती हो सकती है, लेकिन ल्यूटियल फेज जो है, अब अगर आपको अपना ओव्यूलेशन का दिन निकालना है तो मान लो अगर आपको आज मेंसेस आए, आज आपको पहला दिन है ब्लीडिंग का, तो आज के दिन से आप 14 दिन माइनस कर लो, आपको आपका ओव्यूलेशन का दिन पता चल जाएगा कि मेरा किस दिन ओव्यूलेशन हुआ था। क्योंकि ये जो 14 दिन की फेज है ना, ल्यूटियल फेज, ये हर महिला में फिक्स होती है। अब आप अपना कभी भी यहाँ से ओव्यूलेशन का दिन नहीं निकालते हैं, यहाँ से ओव्यूलेशन का दिन निकालते हैं, तभी डॉक्टर पूछती है पीरियड्स कब आए थे, पीरियड का पहला दिन वो पूछती है कब आए थे, उस दिन से आप अपने 14 दिन घटा लो, आपको आपका ओव्यूलेशन का दिन पता चल जाता है। समझ में आ रही है? तो हमेशा यहाँ से माइनस करते हैं, ल्यूटियल फेज से 14 दिन माइनस करते हैं, कभी भी फॉलिकुलर फेज से 14 दिन माइनस नहीं करते, क्योंकि फॉलिकुलर फेज जो है ये कम और बढ़ती हो सकती है, इसकी लेंथ ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल की भी लेंथ आपके कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, किसी में 8 दिन मेंस्ट्रुअल आ सकता है, किसी में 3 दिन आता है, किसी में 5 दिन आता है, लेकिन ल्यूटियल फेज संसार की प्रत्येक महिला में 14 दिन का ही होता है। इसलिए ओव्यूलेशन की डेट अगर निकालनी है तो आपको जब पहला दिन आया, जिस दिन पहले दिन ब्लड आया, उस दिन से आप पीछे के 14 दिन माइनस कर लो, आपको आपका ओव्यूलेशन का टाइम पता चल जाएगा कि किस डेट पे मेरा ओव्यूलेशन हुआ था, ठीक है। फॉलिकुलर फेज कम बढ़ती हो सकती है, ऐसा क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद तक जाइगोट यूट्रस में पहुंचता है। फर्टिलाइजेशन अगर हो भी जाता है ना, जाइगोट बन भी जाता है ना, तो उसे 7 दिन लग जाते हैं यूट्रस तक पहुंचते पहुंचते। तो बेचारा कार्पस ल्यूटियम 14 दिन तक इंतजार करता है, 7 दिन तक तो इंतजार करता ही करता है कि आएगा जाइगोट, आएगा जाइगोट, आएगा मेरा जाइगोट आएगा, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम रखता है और यहाँ पर फीमेल में 14 दिन की जब इम्प्लांटेशन नहीं होता तब फिर ये डीजेनरेट होने लगता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी ही भगवान ने 14 दिन की दी है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तभी तो पीरियड ऑफ जाइगोट आप 0 to 2 वीक पढ़ते हैं, 14 डेज़ का पीरियड ऑफ जाइगोट कितने दिन का होता है? 0 to 2 वीक्स, 14 डेज़ का। 7 दिन लग जाते हैं जाइगोट को यूट्रस में आने में और 7 दिन लग जाते हैं इसमें इम्प्लांट होने में, ठीक है। इसलिए पीरियड ऑफ जाइगोट
0 to 14 डेज़ का कहलाता है, 2 वीक का कहलाता है, एंड 2 to 8 वीक्स एम्ब्रियोनिक पीरियड कहलाता है, एंड 8 to बर्थ फीटल स्टेज कहलाती है। समझ में आ गया? जब 14 दिन तक जाइगोट नहीं आता है, अंडा खत्म हो जाता है, तो ये कार्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी गिर जाता है, एंडोमेट्रियम लेयर शेड हो जाती है। एक क्वेश्चन है आपके शायद इसमें किसी उसमें मैंने देखा था कि मासिक धर्म के समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है। आंसर दिया है बढ़ा हुआ होता है। बढ़ा हुआ है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, मतलब थोड़ा आप लोग अपना सेंस, कॉमन सेंस यूज़ करके अपने प्रैक्टिस आर्ट को सॉल्व करना, ठीक है? उसके भरोसे मत रहना। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा, कार्पस ल्यूटियम खत्म हुआ, तभी तो मेंसेस आए। अगर कार्पस ल्यूटियम बना रहता, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बना रहता, तो ये एंडोमेट्रियम कभी गिरने नहीं देता है प्रोजेस्टेरॉन, और कभी पीरियड नहीं आते अगर इम्प्लांटेशन हो गया होता तो। वो बात अलग है, किसी फीमेल में बीमारी है, अच्छे से उसका मिसकैरेज हो गया, वो अलग चीज़ें हैं। हम नॉर्मल फीमेल की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो ये डिजेनरेट होने लगता है, ठीक है? अब जो उस लड़की का क्वेश्चन था जो पूछी थी कि मैडम क्यों नहीं आपके जो है फर्टिलाइजेशन हुआ, तो अगले दिन ही ब्लड क्यों नहीं आ जाता? ऐसा नहीं होता भैया, कार्पस ल्यूटियम है, भले ही वो लुटा पिटा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी है 14 दिन की। वो बहुत प्यार करता है जाइगोट से, वो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रखता है बॉडी के अंदर, एस्ट्रोजन की थिकनेस बना के रखता है, 14 दिन तक वेट करता है, तब जा कर के फिर 14 दिन बाद आपके पीरियड्स आते हैं। जब वो देख लेता है कि नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, नहीं इसकी बॉडी में स्पर्म है और इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तब वो डिजेनरेट होता है। तो ऐसा नहीं होता बॉडी में कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अगले दिन ही मेंसेस आ जाएं, क्योंकि 24 घंटे बाद ओवम तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कार्पस ल्यूटियम, ये ल्यूटियल फेज 14 दिन तक बनी रहती है हर फीमेल में, ठीक है? आंसर मिल गया आपको आपके क्वेश्चन का। अब मैं थोड़ी सी NCERT पढ़ूँगी आप लोगों के साथ, और आपको NCERT में ये वाला इमेज दिखाऊंगी जो मैंने यहाँ बनाया है। गिव मी अ सेकेंड, मैं मोबाइल लेके आई। चलिए 1 मिनट देना। लीजिए, सब देखेंगे। जो ये वाला जो इमेज है ये मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, ठीक है? दिख रहा है? देखिए देखिए, सब दिख रहा है क्लियर? क्या दिखाई दे रहा है आपको? जैसा मैंने बनाया है वैसा दिखाई दे रहा है? सबको दिखाया? हालांकि ये मैं देखूंगी, भेजूंगी। देखो, ये देखो, FSH का लेवल कम था, फिर एकदम से सर्ज आया। LH का लेवल देखो कितना कम था, LH के लेवल में एकदम से सर्ज आया, एकदम से सर्ज हाई हो गया। LH का लेवल दिखाई दे रहा है, सब लिखा हुआ है LH का लेवल। ये देखो, ये ऊपर फॉलिकल डेवलप दिखाए जा रहे हैं, ये प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी ग्राफिन फॉलिकल 14 दिन पर रप्चर हो गया। ऊपर फॉलिकल्स दिखाया जा रहा है, फॉलिकल डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है आपको, ओवेरियन चेंजेस दिखाया जा रहा है। नीचे देखो एंडोमेट्रियम का क्या हाल हुआ। एंडोमेट्रियम देखो यहाँ पर ये शेड हो गई थी, ठीक है? ये देखो, ये शेड हो गई थी और धीरे धीरे प्रोलिफरेट करती है। और यहाँ पर देखो थिकनेस कितनी हाई है। लुटियल फेज में देखिए कितनी थिकनेस है एंडोमेट्रियम की, कितनी चौड़ी हो चुकी है एंडोमेट्रियम, दिखाई दे रही है सबको। और लुटियल फेज में ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखिए कितना हाई है। ये पिट्यूटरी से ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल देखिए, ये देखिए ब्लू कलर में ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल दिखाया जा रहा है कितना हाई है। और ये आपके एस्ट्रोजन का लेवल है येलो कलर में। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखिए ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है, ये कार्पस ल्यूटियम बन चुका है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखिए कितना हाई है, दिख रहा है सबको? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लू कलर में दिखाया जा रहा है कितना हाई है कार्पस ल्यूटियम के टाइम पर। कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजेनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कार्पस ल्यूटियम है, धीरे धीरे वो डीजेनरेट हो रहा है, क्योंकि हम उस फीमेल की बात कर रहे हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। और ये देखिए एंडोमेट्रियम लेयर कितनी हाई, कितनी थिक हो चुकी है। ये देखिए, ये यहाँ से सिक्रीशन होता है ग्लाइकोजन का और धीरे धीरे एंडोमेट्रियम लेयर गिर जाती है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल गिर जाता है और नई मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ब्लड बाहर आ जाता है। ठीक है, ये मैं अभी भेज दूंगी इमेजेस, हालांकि मैं हर बार भेजती रहती हूँ। ऐसे देख लो, अगर अलग से देखना है तो ऐसे देख लो, ये वाला इमेज देख लो। ये इमेज दिखाई दे रहा है सबको? ये देखिए,
ऊपर आपको, सबसे ऊपर आपको जो है फॉलिकल चेंजेस दिखाए जा रहे हैं। फॉलिकल चेंजेस, ये देखिए कैसे फॉलिकल डेवलप हो रहा है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, फिर कार्पस ल्यूटियम बना है। नीचे देखिए बॉडी का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, टेम्परेचर दिखा रहा है सेकंड वाले में। थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में ये आपको पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स दिखा रहे हैं। देखो दोनों बिल्कुल कम थे, धीरे धीरे एफएसएच का लेवल देखो बढ़ रहा है, ये वाला, ठीक है। ग्रीन से एफएसएच दिखा रहा है, ग्रीन में देखो एफएसएच का लेवल बढ़ रहा है। क्यों एफएसएच का लेवल बढ़ रहा है? क्योंकि एफएसएच फॉलिकल को डेवलप करने में हेल्प करता है और एकदम से पॉजिटिव फीडबैक जाता है। पॉजिटिव फीडबैक की वजह से क्या होता है, एलएच सड़ जाता है। देखो एलएच का लेवल कितना हाई है, एलएच का लेवल देखिए ब्लू से, ये देखिए कितना हाई है एलएच का लेवल, दिखाई दे रहा है एलएच का लेवल, ब्लू से दिखा रहे हैं कितना ऊपर जा चुका है एलएच का लेवल, जिसकी वजह से क्या हुआ, सबसे ऊपर देखिए ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो रहा है। एलएच के ऊपर, पॉइंट के ऊपर देखिए, बिल्कुल ये पॉइंट के ऊपर देखिए, एलएच के ऊपर ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो रहा है। ग्राफियन फॉलिकल क्यों रप्चर हुआ? क्योंकि एलएच का लेवल एकदम से बहुत हाई हो गया। फिर देखिए दोनों लेवल गिर गए, एलएच भी गिर गया, एफएसएच भी गिर गया, क्योंकि एस्ट्रोजन है ही नहीं, तो एलएच और एफएसएच पे लेवल को कौन मेंटेन करेगा, ठीक है। और एलएच जब हाई होता है तभी ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, समझ में आ गया। एलएच की वजह से ग्राफियन फॉलिकल फटा और कार्पस ल्यूटियम बना, इसलिए उस फेज को ल्यूटियल फेज बोलते हैं और उसकी लेंथ फिक्स है 14 दिन की, समझ में आ गया। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखिए, यहाँ ये आपको दिखाया जा रहा है, ओवेरियन हार्मोन्स की हालत दिखाई जा रही है। देखिए इस फॉलिकुलर फेज में देखिए येलो से आपको एस्ट्रोजन का लेवल दिखाया जा रहा है। फॉलिकुलर फेज में आप देखिए, दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है, येलो से दिखाया जा रहा है, और पर्पल से देखिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल आपको ल्यूटियल फेज में दिखाया जा रहा है, दिख रहा है क्लियर। देखिए ल्यूटियल फेज में पर्पल से दिखाया जा रहा है। एस्ट्रोजन भी देखिए है लेकिन कम है, प्रोजेस्टेरोन के मुकाबले कम है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत हाई होता है। और देखिए एंडोमेट्रियम की हालत देखिए, एंडोमेट्रियम कितनी थिक है, पहले देखिए धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, ये देखिए ये तो गिर चुकी है मेंस्ट्रुअल फेज में। एक सेकेंड, मेंस्ट्रुअल फेज में देखो गिर चुकी है, मेंस्ट्रुअल फेज में गिर चुकी है, बिल्कुल शेड हो चुकी है और धीरे धीरे प्रोलिफरेट कर रही है। और यहाँ देखो प्रोजेस्टेरोन की वजह से कितनी ज़्यादा थिक है, दिख रही है सबको। बस यही है मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल यही है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल एक फेज है, जबकि 4 फेजेस होती हैं, मैं वो भी पढ़ देती हूँ। Phases of menstrual cycle. The menstrual cycle is divided into 4 phases mainly. First होती है menstrual phase, जो कि ये है आपकी 3 से 5 दिन की, ठीक है, 3 से 5 दिन की होती है। Day 1, uterus lining which is prepared by implantation start to shed with at least 3 to 5 days, ठीक है। इम्प्लांटेशन के लिए जो है एंडोमेट्रियम लेयर जो तैयार हुई थी, जब इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो 3 से 5 दिन की ये मेंस्ट्रुअल फेज होती है, आपके जो ब्लीडिंग है स्टार्ट हो जाती है, एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर है वो शेड हो जाती है। दूसरी फेज होती है फॉलिकुलर फेज। अब जब शेड हो गई एंडोमेट्रियम तो नई साइकिल स्टार्ट हो गई। मैंने बताया ना, आज मेरा अगर मान लो पीरियड आया है तो नेक्स्ट जो पीरियड आएगा उसका जो पहला दिन होगा तब तक की साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, प्राइमरी फॉलिकल जो थे ये डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बनता है। एंडोमेट्रियम ऑल्सो स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग, एंडोमेट्रियम भी देखो आपके प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देती है। प्रोलिफरेट मतलब डेवलप होना, विकसित होना, ग्रो होना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होते रहते हैं वैसे वैसे यूट्रस में एंडोमेट्रियम लेयर भी डेवलप होती रहती है और ओवरीज में फॉलिकल डेवलप होते रहते हैं, ठीक है। यूट्रस जो है फिर दोबारा दूसरी प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता रहता है, हर महीने हमारी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है। तीसरी स्टेज आती है आपके ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन जिसे आप बोलते हैं, मिड साइकिल फेज बोलते हैं इसे, जो कि आपके 13 से 17 लेके चलते हैं, लेकिन 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन से दिन ओव्यूलेशन होता है तो 14th डे ओव्यूलेशन होता है। 13 से 17 दिन का इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि मेरा पता है किसी फीमेल में 35 दिन की हो सकती है, किसी फीमेल में 21 दिन की हो सकती है। फिलहाल 14वें दिन जो है आपके फाइनली ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाता है, इसलिए इसे ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। तीसरी फेज होगी ओव्यूलेटरी फेज, पहली फेज मेंस्ट्रुअल, दूसरी फेज फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरी फेज ओव्यूलेटरी फेज एंड फोर्थ फेज इज ल्यूटियल फेज। लूटियल फेज इज द पोस्ट ओव्यूलेशन फेज भी बोलते हैं इसको। लूटियल फेज को आपके पोस्ट ओव्यूलेशन फेज भी बोलते हैं, ओव्यूलेशन के बाद की फेज, पोस्ट ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेशन के बाद की फेज पोस्ट, इसलिए इसको पोस्ट ओव्यूलेशन फेज भी बोलते हैं, लूटियल फेज भी बोलते हैं और सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। सिक्रीटरी फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंडोमेट्रियम में कुछ ग्लैंड्स बन जाती हैं जो ग्लाइकोजन सिक्रीट करने लगती हैं और ग्लाइकोजन फूड सोर्स होता है जाइगोट का, वो तो खुद को तैयार कर रही है ना, उन्हें क्या पता फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, वो तो खुद को तैयार कर रही है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो मैं तो अपने बच्चे को भूखा नहीं मार सकती ना, मैं तो उसको जाइगोट को खाना दूंगी, बेचारी ग्लाइकोजन सिक्रीट करने लगती हैं, ठीक है।
इसको पोस्ट ओव्यूलेशन फेज भी बोलते हैं, वेयर द फेट ऑफ द कार्पस लूटियम इज डिसाइडेड इफ फर्टिलाइजेशन अकर प्रेगनेंसी स्टार्ट, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, कार्पस लूटियम बॉडी को इतना प्रिपेयर कर देता है कि आओ बेटा ज़ायगोट आ जाओ, हम तैयार हैं। नहीं हुआ तो बेचारा कार्पस लूटियम भी डिजेनरेट हो जाएगा और दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी। समझ आ गया सबको? क्लियर हो गया? भैया मेरी एनसीईआरटी कित्थे है, एनसीईआरटी कित्थे है, एनसीईआरटी कित्थे है? एक सेकेंड। एक मिनट देना, एनसीईआरटी निकाल लूँ अपनी, थोड़ा पढ़ दूँ, उससे भी मुझे अच्छा लगता है पढ़ के। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, हो जा डाउनलोड, हो जा डाउनलोड। डाउनलोड किया था, खो गया। डाउनलोडेड तो था, खो गया, हो गया डाउनलोड। एक सेकेंड, हो गया। द मेंस्ट्रुअल साइकिल। चल जा। हाँ जी, द रिप्रोडक्टिव साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इन द फीमेल प्राइमेट्स, एग्जाम्पल मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। फीमेल प्राइमेट्स के अंदर जो है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, मंकीज़ में आती है, एप्स में आती है एंड फीमेल्स में आती है, ह्यूमन फीमेल्स में आती है, ठीक है। इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगेन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्क। जो कि मैंने आपको बताया, पहले मेंस्ट्रुएशन को, पहली बार जब ब्लीडिंग आती है किसी लड़की को प्यूबर्टी एज में, उसको मेनार्क बोलते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल्स ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। बिल्कुल स्पष्ट एनसीईआरटी में लिखा है कि मेंस्ट्रुएशन जो है हर महीने आने वाला, रिपीट होने वाला साइक्लिक चेंज है, जो कि 28 से 29 दिन में एक फीमेल में आता है। नॉर्मली 28 दिन की ये साइकिल होती है, ठीक है। एट द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन। ये साइकिल स्टार्ट कब से होती है? पहले मेंस्ट्रुएशन से, ठीक है। जिस भी दिन आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, पहले दिन की ब्लीडिंग से लेकर अगले महीने के पहले दिन के ब्लीडिंग तक के समय को आप मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। जब ये स्टार्ट कब से होता है? फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आज किसी लड़की को पीरियड आया है, उसका पहला दिन है, अगले महीने के पहले दिन के पीरियड के पहले दिन तक के समय को आप मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। वन ओवम इज रिलीज्ड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में 14वें दिन पर, 28 दिन की होती है, 14वें दिन पर जो है ओव्यूलेशन होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और ओव्यूलेटरी फेज आती है, ओव्यूलेशन होता है। ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, जिसको फैलोपियन ट्यूब्स कैप्चर कर लेती हैं और एम्पुला में रख लेती हैं, ठीक है। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 3.9। ये है एनसीईआरटी का डायग्राम, ये सेम मैंने बनाया है, मैं आपको ये आपके सेंड भी कर दूंगी, ठीक है। ये आपको मैं सेंड कर दूंगी, दिखा दूंगी टेलीग्राम पर, हालांकि मैं दिखा चुकी हूँ। द साइक्लिक स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज। साइकिल कब से स्टार्ट होती है? मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होती है, जो कि 3 से 5 दिन की होती है। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर इट लास्ट फ्रॉम 3 से 5 दिन। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना। मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन फेज क्या है? यूट्रस की एंडोमेट्रियम
एंडोमेट्रियम लेयर का, एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर का शेड हो जाना, ख़त्म हो जाना, झड़ जाना, जिससे क्या होता है कुछ ब्लड, कुछ फ्लूइड आपको वजाइना से बाहर आता हुआ दिखाई देता है, उसी को हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। ठीक है, comes out the vagina. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Remember, menstruation हमें तभी देखने के लिए मिलता है अगर ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ होता है। ओवम फर्टाइल हो जाता है तो menstruation फेज नहीं आता है। ठीक है, lack of the menstruation may be indicate of pregnancy. However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health. आपको पता ही है मासिक धर्म का रुक जाना, एमनोरिया ही जो है पहला साइन होता है प्रेगनेंसी का। सब पढ़ते हैं सीडी में कि पहला साइन क्या है प्रेगनेंसी का, तो मासिक धर्म का रुक जाना, एमनोरिया आ जाना। ठीक है, तो फर्स्ट साइन होता है फीमेल में मेंस्ट्रुअल के लेट होने का। अब ऐसा नहीं है कोई फीमेल कभी किसी के साथ सेक्स नहीं करी, कभी स्पर्म का इंसेमिनेशन नहीं हुआ, फिर भी डर जाओ हाय मैं क्या प्रेग्नेंट हो गई, तो ऐसा नहीं होता है। ये स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, लॉट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, या कोई भी आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल लेट हो सकती है या गैप भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी के कांटेक्ट में है, सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हैं और स्पर्म का इंसेमिनेशन आपकी बॉडी के अंदर है तो पूरे चांसेस होते हैं एक फीमेल के ओवम के फर्टाइल होने के। ठीक है, During this phase, the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle. मैंने आपको बता ही दिया, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाती है और जो प्राइमरी फॉलिकल थे फीमेल के ओवरीज में उसमें से 10 से 15 प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर FSH काम करता है, उन्हें मैच्योर करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई एक डोमिनेट हो पाता है। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल, यही आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल द साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन। यहाँ पर जैसे जैसे प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनता है ओवरीज में, हमें यूट्रस में भी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर शेड हो चुकी थी वो धीरे धीरे प्रोलिफरेट होने लगती है। एस्ट्रोजन की वजह से जो ग्रोथ है एंडोमेट्रियम की वो स्टार्ट हो जाती है। एस्ट्रोजन यूट्रस में एंडोमेट्रियम लेयर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन उसको मेंटेन करके रखने के लिए, बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormones. और ये सब चेंजेस कैसे आ पा रहा है हमारी बॉडी में? कोई भी चेंजेस कैसे आ पाता है? जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स काम करते हैं। हार्मोन्स कैसे काम करते हैं? जब हमारा ब्रेन काम करता है। ठीक है, हार्मोन्स की वजह से ही हमारी बॉडी में कोई भी परिवर्तन आ पाता है। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका ब्रेन और आपकी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो मिलकर आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन करती हैं, आपकी बॉडी को मेंटेन करती हैं। ठीक है, द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं LH और FSH, क्योंकि GnRH की फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करो। गोनाडोट्रोपिन्स क्या हैं? LH और FSH। LH और FSH जाके किस पे काम करते हैं? गोनैड्स पे। गोनैड्स क्या है? फीमेल में ओवरीज, मेल में टेस्टिस। ठीक है, increasing gradually during the follicular phase and stimulates follicular development as well as the secretion of estrogen by the growing follicles. ठीक है, FSH और LH जो है आकर के फॉलिकुलर फेज में काम करते हैं। आपने देखा धीरे धीरे इनका लेवल हाई होता है, जैसे जैसे इनका लेवल हाई होता है वैसे वैसे फॉलिकल डेवलप होता है और ग्राफियन फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल से जो है एस्ट्रोजन रिलीज होने लगता है और ग्राफियन फॉलिकल बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। ठीक है, रिलीज करता है। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल। 14वें दिन पर अचानक से LH और FSH का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन है वो पॉजिटिव फीडबैक देने लगता है हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को और बहुत ज़्यादा LH और FSH रिलीज करवाने लगता है। ठीक है, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल। मिड साइकिल कौन सी होती है? ये 14वां दिन, ये साइकिल का बीच हिस्सा है। ठीक है, जिस दिन ओव्यूलेशन होता है इसको साइकिल का बीच हिस्सा बोलते हैं, क्योंकि बाकी जो 14 दिन की होती है वो ल्यूटियल फेज होती है। ठीक है, LH का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जिसकी वजह से आपके ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte या ओवम का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है एंड ओवम का बनना oogenesis कहलाता है। समझ में आ गया? The ovulatory phase is followed by the luteal phase during which the remaining parts of Graafian follicle transform as the carpus luteum. ठीक है, जैसे ही Graafian follicle फट जाता है सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, अब ये जो है वो Graafian follicle न कहलाकर carpus luteum कहलाता है। Graafian follicle के टुकड़ों को ही
आपके कार्पस लुटियम बोला जाता है और ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज, फिर फॉलिकुलर फेज, इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, फिर ओव्यूलेटरी फेज, फिर आपकी आती है ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं इसको। ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाती है जिसमें कार्पस लुटियम होता है। कार्पस लुटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है, इसलिए प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए फर्टाइल जाइगोट को इम्प्लांट करने के लिए, जाइगोट के पालन पोषण के लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़रूरी होता है। ये बात ध्यान रखिए आप, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन। पूरी प्रेगनेंसी में कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती और किसी भी तरीके का मेंस्ट्रुएशन नहीं आता नॉर्मली। और वो बात अलग है, किसी फीमेल को ब्लड वगैरह आ जाए तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, उसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस लुटियम डीजेनरेट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बेचारे कार्पस लुटियम को तो नहीं पता है, उसने तो पूरी बॉडी तैयार कर दी है प्रेगनेंसी के लिए, कार्पस लुटियम फिर डीजेनरेट हो जाता है। द कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। और इससे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जैसे ही कार्पस लुटियम डीजेनरेट हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल गिर जाता है, तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन करेगा, एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर को मेंटेन कौन करेगा, उसको तो मेंटेन प्रोजेस्टेरॉन ही करे था ना। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज हो रहा था, कार्पस लुटियम से। कार्पस लुटियम गया, प्रोजेस्टेरॉन गया, एंडोमेट्रियम लेयर शेड हो गई और एक नई साइकिल स्टार्ट हो गई, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल केजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग में, फीमेल में 50 साल तक की एज तक जो है फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने के लिए मिलता है और 50 साल की एज के बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। दैट इज टर्म्ड एज मीनोपॉज। इसको मीनोपॉज बोला जाता है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मीनोपॉज। मीनार्क से लेकर के मीनोपॉज तक के समय को आप मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल फेजेस इवेंट्स बोलते रहते हैं। समझ में आ गया? आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप मैं आपको ये पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाने में कामयाब रही हूँ। ल्यूटियल फेज 14 दिन का फिक्स होता है। अगर आपको आपका ओव्यूलेशन का डे निकालना है, आपको आज मान लो पीरियड आया, पहला दिन आया, तो आज से आप अपने 14 दिन माइनस कर लेना, आपको आपका ओव्यूलेशन वाला दिन पता चल जाएगा। और ओव्यूलेशन डे जो होता है, जो फीमेल प्रेग्नेंट होना चाहती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना, क्योंकि ओव्यूलेशन वाले दिन जो है उसका एग रिलीज होता है और 24 घंटे के लिए वो जिंदा होता है। तो अगर उस टाइम पर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस एकदम 100 पर होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, आई एम वेरी क्लियर। आई होप मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, मुझे बता देना कि मैं आपको सही से समझा पाई या नहीं समझा पाई। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबसे अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय गाइस।